गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई हम लोग पिछले दिन बहुत थ्योरी पढ़े थे, थ्योरेटिकल बातों पर चर्चा किए थे। और पिछले दिन का दो क्वेश्चन है जो हमारा पेंडिंग है ना। पिछले दिन का हमारा दो क्वेश्चन है जो पेंडिंग है। एक है क्या कि प्रेशर, एक है क्या चीज़, प्रेशर। एक है क्या चीज़ कि प्रेशर वेक्टर है कि स्केलर है। और एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या सारे फंडामेंटल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हैं। ये दो क्वेश्चन है। एक प्रेशर का कि प्रेशर वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है या स्केलर है, इस पर आज चर्चा होगी पहले। और एक दूसरा है कि क्या सभी आधारी राशियां, क्या सभी आधारी राशियां, सभी आधारी राशियां अदिश राशि है। क्या सभी आधारी राशियां अदिश राशि है। ये दो क्वेश्चन है। तो देखो कि पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर इस पर आएंगे, है ना। तो देखो भाई कि जो आधारी राशियों में है वो सबसे पहला आधारी राशि लो, लंबाई, है ना। और इस लंबाई के बारे में देखिए कि अगर हम पॉइंट ए लें और एक पॉइंट बी लें, ठीक ना, एक पॉइंट ए लें और एक दूसरा पॉइंट बी लें, और ए से बी तक की दूरी अगर हम इस रास्ते को बोलें जो है कितना, 10 किलोमीटर। और इस दोनों बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग देखें ए से बी तक और इसको बोलें क्या, 5 किलोमीटर मान लीजिए, है ना। तो इसमें देखो बेटा कि दो चीजें हैं। जो ये पहला रास्ता है, इस पहला रास्ता को क्या बोलेंगे, और जो ये दूसरा रास्ता है ये क्या है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये दूरी और विस्थापन, ये दोनों ही चीज जो है वो क्या है, ये दोनों ही चीज जो है, ये दोनों चीज क्या है, लंबाई है। अब इसमें दूरी जो है वो कैसा राशि है, अदिश राशि। लेकिन ये विस्थापन कैसा है। तो आपको इसी डिस्कशन से जो है सो ये क्लियर हो गया होगा कि क्या सभी आधारी राशियां अदिश राशि है। क्या जवाब होगा आपका, नहीं है। कि दो लंबाई है, एक है दूरी और दूसरा है क्या, विस्थापन। तो दूरी अदिश है लेकिन लंबाई क्या है, क्योंकि दूरी में कोई निश्चित दिशा है ही नहीं, हर एक जगह पर क्या हो रही है, दिशा। लेकिन विस्थापन का क्या है, एक निश्चित दिशा भी है और ये सदिशों के योग के नियम का पालन भी करती है। तो दो लंबाई में से एक दूरी जो कि अदिश राशि हो रही है और एक विस्थापन जो कि सदिश राशि हो रही है। इसमें कोई दिक्कत आपको आगे डिस्कस करने की कुछ जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रेशर में, तो देखो बेटा कि जो प्रेशर का डेफिनेशन है, जो प्रेशर का डेफिनेशन है, प्रेशर का, ठीक ना, ये प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसी को क्या कहते हैं। ये आप लोग कल एकदम सही बोल रहे थे कि ये जो है वो कैसा राशि है, अदिश राशि है। अब क्यों है अदिश राशि, सर डेफिनेशन से तो लग रहा है कि फोर्स जो है ये वेक्टर है और एरिया जो है वो स्केलर है, तो ये इस हिसाब से होना चाहिए क्या, वेक्टर। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर हो तो ये क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों गलत हुआ ये चीज, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए क्या कि हम लोग एक कोई सा ऐसा फट्टा लिए लकड़ी का जो क्या है, मुड़ा हुआ है, जो क्या है, फट्टा मुड़ा हुआ है। और इस मुड़े हुए फट्टे के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे कि कुछ ऐसा है। और इसको हम लोग रख दिए क्या, कीचड़ पर। इसको कहाँ रख दिए, कीचड़ पर। भाई कल मैं बताया था तुमको क्या कि जो क्षेत्रफल का दिशा होता है वो हमेशा सतह के लंबवत और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। कैसा होता है, सतह के लंबवत और बाहर के तरफ। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर इस पर कोई आदमी मोटू खड़ा है, अगर इस पर कोई आदमी M4 मोटू खड़ा है जिसका मास कितना है, तो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो कितना फोर्स लगाएगा, mg। लेकिन ये कीचड़ जो इस पर प्रेशर लगाएगा वो हर एक तरफ इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा और बाहर के तरफ होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा और बाहर के तरफ। तो देखो फोर्स का तो डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन इस तख्ते पर जो प्रेशर लग रहा है बाहर के तरफ,
वो हर एक जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। कैसा लग रहा है? अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। तो कोई प्रेशर का निश्चित डायरेक्शन है क्या? नहीं है। अब निश्चित डायरेक्शन नहीं है तो ये बताइए कि ये प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा? क्लियर? अब क्लियर? हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि डेफिनेशन तो कह रहा है वेक्टर लेकिन स्केलर। और कल हम ही आपको ये बात बताए थे क्या कि भाई साहब एरिया परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस रहे, सरफेस क्या रहे? फ्लैट रहे, तो देखो mg लग रहा है नीचे की तरफ और प्रेशर हर जगह एक डायरेक्शन में है। लेकिन ये केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें प्रेशर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। बाकी इस सरफेस में हम थोड़ा भी बदलाव करेंगे प्रेशर का डायरेक्शन अलग अलग, और जब अलग अलग हो जाएगा तो ये वेक्टर रहेगा कि स्केलर हो जाएगा? अब स्केलर हो जाएगा तो जो जनरली चल रहा है उसको चलाएंगे कि जो कभी कभी चल रहा है उसको चलाएंगे? जनरली स्केलर चल रहा है कि वेक्टर चल रहा है? स्केलर चल रहा है तो प्रेशर क्या होगा? इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को जो ये पीडीएफ कल सबको पहुंच चुका था कि नहीं पहुंचा था? कल ये पीडीएफ सबको पहुंच गया था? आप लोग घर पे जाके इसका नोट्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर नोट्स लिखते हैं तो कभी भी आपका कॉपी चेक हो सकता है, ठीक ना? कभी भी आपसे पूछा भी जा सकता है, और नहीं बताने पर कल बैटिंग हुई थी हो सकती है, ठीक ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्यों कि भाई साहब हम लोग टाइम पास के लिए पढ़ाएं और आप टाइम पास के लिए पढ़ें, ये अच्छी बात क्यों कि बहुत मेहनत से आप यहाँ आते हैं, हम भी मेहनत से पढ़ाते हैं, अपना 100% दे करके पढ़ाते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि 1 घंटा के क्लास में 1 मिनट चुप नहीं रहते हैं, और तुमको लगेगा अगर देख के तो यहाँ का नस लगता है कि अब फट जाएगा तब फट जाएगा। ये चीज़ नोटिस करते हो कि नहीं करते हो? करना कि कितना मेहनत है। दूसरी बात ये कि पैसा दे के पढ़िएगा, सीधा सा बात है, पैसा बहुत मेहनत से आता है। अगर आपको नहीं पता हो तो जो भी आपके यहाँ पैसा कमाने वाले लोग हों उनसे पूछें। इसीलिए कम से कम हमारा लिहाज नहीं करके मेहनत का, आप अपने मेहनत का लिहाज नहीं करके पढ़ें निश्चित, इसीलिए कि आपके पढ़ाई में जो लोग आपका संसाधन जुटा रहे हैं उनके मेहनत को ध्यान में रख करके जरूर पढ़िए। क्यों कि अगर कोई भी आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हो, भैया हो, जो भी हो, अगर आपके पीछे मेहनत करें तो निश्चित ही आपसे उनको कुछ उम्मीद होगी। और उम्मीद किसी भी माता पिता का ये नहीं रहता है कि बेटा कल तुम अच्छा कर जाओगे, बहुत अच्छा नौकरी करोगे, बहुत अच्छा कमाओगे तो उनका पालन पोषण कर दोगे। ये उम्मीद नहीं रहती है। उनको बस ये उम्मीद रहती है कि मेरे बाल बच्चा जो है वो पढ़े लिखे, अच्छा करे, अच्छा कमाए और सुखी जीवन व्यतीत करे तुम्हारा। अब सोचो कि कोई आदमी तुम्हारे जन्म से अभी तक तुम्हारे पीछे इतना त्याग किया है और उसकी तुमसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अभी भी तुमसे यही एक्सपेक्टेशन है कि तुम अपना जीवन भविष्य का अच्छे से जियो। समझ में आ रही है बात? अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। कल का क्वेश्चन क्लियर? कोई दिक्कत आप लोगों को? ये बात आप लोग बताइए कि मेरा स्पीड आपको कभी कभी बाउंस करता है क्या? स्पीड ठीक है? स्पीड में किसी तरह की दिक्कत नहीं है? लेकिन इस स्पीड को हम लोग आप लोगों के साथ मिलके थोड़ा धीरे 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 बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर इतना धीरे धीरे हम लोग चलेंगे तो फिर बाद में दिक्कतें आएंगी। इसीलिए आप लोग रेगुलर रिवीजन करते जाइए, खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात? खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और प्रयास करिए ये कि अगर नीचे आप लोग आ जाते हैं तो अति शीघ्र अटेंडेंस करें और क्लासरूम में आ जाएं, ठीक ना? बाहर ज़्यादा देर वेट नहीं करना है क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट हो पा रहे हैं, ठीक ना? इससे पहले कहीं आप लोगों का क्लास होगा तो वहाँ भी ये रिक्वेस्ट करिए कि टाइम से शुरू करें और टाइम से छोड़ दें कि आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक ना? नहीं तो फिर एक्सटेंड होगा, सारा क्लास एक्सटेंड होते होते बहुत टाइम लग जाए, ठीक ना? इसीलिए इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट बेहतर कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्या कि 20 मिनट लेट आए तो 20 ही मिनट लेट होगा, नहीं तो हमारे यहाँ 20 मिनट लेट आओगे हम 20 मिनट लेट छोड़ेंगे, अगले यहाँ आधा घंटा लेट जाओगे वो आधा घंटा लेट छोड़ेंगे। ऐसे करते करते कहीं भी ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? इसीलिए प्रयास करिए कि थोड़ा टाइम से, अगर मान लीजिए वो सर थोड़ा टाइम से लेट कर रहे हैं तो उनको इस बात के लिए आप लोग मोटिवेट करिए कि सर टाइम से शुरू करिए और टाइम से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है? बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं भी पढ़ें, बेहतर पढ़ें, बस यही कामना होती है। करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो मत करिए। पढ़ लिख के कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता है, बहुत बड़ा आदमी अक्सर बिना पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं। हाँ, बड़ा आदमी बन सकते हो, बहुत बड़ा नहीं बन सकते हो। समझ रहे हो बात? चलो, तो भाई पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मेन चीज़ में क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे सदिश राशि क्या होता है, दूसरा क्या पढ़े थे?
अदिश राशि क्या होता है, इसी में एक तीसरा क्या पढ़े थे, टेंसर क्या होता है, ठीक ना। अब देखो इसके बाद हम लोग चले गए थे कहाँ, मात्रक पर। क्लास बोर हो रहा था, बहुत थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो रहा था। मात्रक के ट्रैक को अभी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि बोर नहीं होना है। आज हम इसी में एक चौथा चीज को ऐड करते हैं, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है रेशियो। जिसका नाम क्या है, रेशियो। और इसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक राशि बोलो या अनुपात बोलो, ठीक ना। अनुपातिक राशि बोलो या फिर इसी को क्या बोलो, तुम अनुपात भी बोल सकते हो। हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि इस रेशियो के बारे में क्या कह रहा है कि ये रेशियो होता क्या है। तो इस रेशियो के बारे में कहा कि यह एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, यह एक ऐसा भौतिक राशि है, एक ऐसा भौतिक राशि है जो क्या होता है, एक ही तरह के, ठीक ना। एक ऐसा भौतिक राशि है जो एक ही तरह के, जो एक ही तरह के दो भौतिक राशियों का, जो एक ही तरह के दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है। क्या होता है, एक ही तरह के दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है। एक ही तरह के दो भौतिक राशियों का क्या होता है, अनुपात होता है। अब देखो इसमें कि सर ये तो समझ गए कि एक ही तरह के दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है, लेकिन जरा सा आप इसका उदाहरण बताएं तो हमको ज़्यादा बेहतर लगे, है ना। इसका उदाहरण बताए तो हमको ज़्यादा बेहतर लगे। तो भाई इसका अगर तुम उदाहरण देखो तो इसके उदाहरण में 10वीं क्लास में एक बहुत फेमस टर्म है क्या, जिसका नाम है क्या, आवर्धन। जिसका नाम क्या है, आवर्धन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक ना। अब देखिए कि इस मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, ठीक ना। और इस स्मॉल m का तुम लोग परिभाषा होगा कि किसी का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, ये ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज। अब देखो कि ये जो आवर्धन है, इस आवर्धन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हाइट है तो इसको किस में मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे, है ना। और नीचे ये भी हाइट ऑफ इमेज है तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, लेंथ है। अब देखिए कि ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, दोनों भौतिक राशियां कैसी है, एक ही प्रकार की है। दोनों भौतिक राशियां कैसी है, एक ही प्रकार की। और एक ही प्रकार के भौतिक राशियों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपातिक राशि कहते हैं। इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो आवर्धन है वो कैसा राशि है, अनुपात है। क्लियर है। अब देखो एक ही तरह का भौतिक राशि है, इसका मतलब इसका भी मात्रक मीटर होगा और इसका भी मात्रक, क्योंकि दोनों अनुपात में है तो मीटर से मीटर क्या होना चाहिए, और इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए। तो अगला एक पॉइंट है क्या, कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, कि अगर मात्रक होगा तो ये क्या होता है, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देता है और फिर कोई मात्रक नहीं बचता है। सर कोई सा दूसरा उदाहरण बताइए, है ना। ये तो सर 10वीं में पढ़े थे, कोई सा दूसरा उदाहरण बताइए। तो देखो दूसरा उदाहरण में एक चीज पढ़े होगे क्या बचपन में, जिसका नाम है क्या, आपेक्षिक घनत्व। 8वीं क्लास में पढ़े होइएगा। पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, लग रहा है सर कि पढ़े हुए हैं लेकिन याद नहीं है ना। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो होता है क्या बेटा, किसी माध्यम का घनत्व। क्या होता है, किसी माध्यम का घनत्व, ठीक ना। और क्या, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब देखो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व होता है मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी का घनत्व। तो देखो ये आपेक्षिक शब्द ही आता है क्या, कि दुनिया में बहुत सारी माध्यमें हैं, है ना। दुनिया में बहुत सारी माध्यमें हैं और हर एक माध्यम का घनत्व याद रखना हमारे लिए क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल ढूंढते हैं जिसके सापेक्ष इसको क्या किया जा सके, मापा जा सके। जिसके सापेक्ष क्या किया जा सके, मापा जा सके। तो यहाँ पर देखिए क्या, कि पानी का घनत्व जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। 4 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा,
और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो ये क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, घटने लगता है। समझ में आ रही है बात? अगर ग्राफ को तुम देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से ऐसे बढ़ेगा, ठीक ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर आते आते ये मैक्सिमम हो जाएगा और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से ऐसे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। और जब करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है तो ये उबलने लगेगा और ये सीधे सीधे वेपर में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। और वाष्प में बदल गया तो हवा बन गया, हवा बन गया तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बहुत कम, बहुत कम, ऑलमोस्ट कितना, 0, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि यहाँ से भाई साहब, यहाँ पर हम लोग ले रहे थे क्या, यहाँ पर हम लोग ले रहे थे घनत्व का बात कर रहे थे और इस पर हम लोग जो रख रहे थे वो क्या रख रहे थे, तापमान को रख रहे थे, ठीक ना। अब इसमें देखो कि आपेक्षिक घनत्व है नीचे और इस साइड ऊपर में किसी माध्यम का घनत्व है। और घनत्व के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि जो घनत्व होता है वो प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है, मतलब क्या, द्रव्यमान, ठीक ना, अब बटा क्या, आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटा। अब देखो भाई ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या और आयतन का मात्रक क्या, इसी को क्या बोलते हो, केजी पर मीटर। मतलब ऊपर भी घनत्व है तो ऊपर भी घनत्व है तो इसका मात्रक कितना होना चाहिए, केजी पर मीटर, और नीचे भी घनत्व है तो इसका भी मात्रक कितना होना चाहिए, मात्रक से मात्रक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ये कैसा राशि है, रेशियो है। समझ में आ रहा है बात? दो एक ही समान भौतिक राशियों का अनुपात है, रेशियो है। क्लियर इतनी बातें, इसमें कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी है जो अनुपात है, कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी है जो क्या है, अनुपात है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका मात्रक रखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसका मात्रक रखते हैं। तो ऐसा 2 राशि है जो है तो अनुपात, ऐसा 2 राशि है जो है तो अनुपात, लेकिन हम लोग उसका मात्रक रखते हैं। जिसमें भाई साहब पहला जो है, जिसमें जो पहला है जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, समतल कोण, जिसमें क्या बोलते हैं, पहला को समतल कोण बोलते हैं और दूसरा को क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। देखो समतल कोण को बेटा प्लेन एंगल बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, प्लेन एंगल, ठीक ना। और ठोस कोण को क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। ये 2 चीज ऐसे हैं जो लगते तो हैं कि ये अनुपात हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसका क्या करते हैं, मात्रक रखते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका मात्रक रखते हैं। अब देखो कि सबसे पहला चीज है हमारे पास क्या, ये समतल कोण, ठीक ना, ये क्या है, समतल कोण। अब ये समतल कोण को हम लोग भाई साहब थीटा से निरूपित करते हैं, क्या, थीटा से। अब ये क्या कहता है, समतल कोण क्या कहता है, तो कहेगा क्या कि कोई भी 2 रे, ये क्या है, रे, सिंगल साइड अगर एरो लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, और अगर दोनों साइड लगा हुआ है तो लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर ये केबल ऐसा है तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। एक तरफ एरो तो इसको क्या बोलेंगे, और दोनों तरफ एरो तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन, ठीक ना। क्यों कि इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कोई भी 2 रे जो एक ही जगह से शुरू हो रहा हो, मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट O है, ये A है और ये क्या है, B है, तो इस दोनों के बीच में जो रीजन बाउंडेड हो रहा है, इस दोनों के बीच में जो रीजन बाउंडेड हो रहा है उसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां जो रीजन बाउंडेड हो रहा है उसको भी क्या बोलेंगे, यहां जो रीजन बाउंडेड हो रहा है उसको भी क्या बोलेंगे। अब देखो कि लग रहा है सर कि ये छोटा रीजन है, ये बड़ा रीजन है, ये बड़ा रीजन है। ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ छोटा है, यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा, यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा और यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा। लेकिन देखो कि जब तुम समतल कोण का परिभाषा जानोगे तो ये समतल कोण का परिभाषा क्या कहता है भाई, समतल कोण का परिभाषा कहता है कि जो समतल कोण का परिभाषा होता है ये क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बट्टा में क्या, त्रिज्या। क्या होता है, चाप की लंबाई बट्टा में त्रिज्या। इस चाप की लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब आप देखिए कि जैसे जैसे अगर ये रेडियस R1 है तो इस चाप की लंबाई को L1 बोलिए। अगर रेडियस और बढ़ा थोड़ा सा R2 हो गया तो इस चाप की लंबाई को L2 बोलिए। अगर रेडियस हम थोड़ा सा और बढ़ाए तो चाप की लंबाई L3।
अगर हम रेडियस और बढ़ाए R4 कर दिए तो चाप की लंबाई भी कितनी हो गई, L4। मतलब भाई साहब जैसे जैसे रेडियस को बढ़ा रहे हैं चाप की लंबाई भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन इस दोनों का जब अनुपात लेंगे, इस दोनों का जब हम लोग अनुपात लेंगे L1/R1 ये L2/R2 के बराबर होगा, ये L3/R3 के बराबर होगा, और ये सब किसके बराबर में होंगे, थीटा के बराबर। समझ में आ रहा है बात। तो देखो कि यहाँ जब हम लोग लिखेंगे समतल कोण का परिभाषा, तो समतल कोण का परिभाषा क्या लिखे हैं भाई, तो समतल कोण का बराबर थीटा बराबर लिखे हैं क्या, आर्क लेंथ। क्या लिखे हैं, आर्क लेंथ, और नीचे क्या लिखे हैं, रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब जरा सा ध्यान से देखो कि आर्क लेंथ चाप की लंबाई जो है, आर्क लेंथ चाप की लंबाई, इसको कह रहे हैं चाप की लंबाई। मान लीजिए कितना, इस एंगल को मान लीजिए कितना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस मान लीजिए कितना। तो देखिए आर्क लेंथ जो लिखेंगे बेटा वो कितना लिखेंगे, L, और नीचे त्रिज्या जो है वो कितना लिखेंगे। जरा सा ध्यान से देखो तो दोनों लंबाई ही है कि नहीं है, दोनों लंबाई है तो दोनों का मात्रक मीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रेडियस का भी मात्रक कितना होना चाहिए, और चूंकि अनुपात में है तो मीटर से मीटर कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। लेकिन थीटा का कोई मात्रक होता है क्या, बचेगा क्या। फिर भी हम लोग सर थीटा बराबर तो पढ़े हैं 30 डिग्री, तो ये डिग्री क्या है सर, है ना, ये डिग्री क्या है, मात्रक है, कोण का तो मात्रक पढ़े हैं। तो यही दो एक्सेप्शन है समतल कोण का, जिसमें हम लोग समतल कोण का फिर भी SI मात्रक जो है, समतल कोण का SI मात्रक जो है, समतल कोण का SI मात्रक क्या रखते हैं भाई, समतल कोण का SI मात्रक रखते हैं रेडियन। क्या रखते हैं, रेडियन। इसको याद रखना है, ठीक ना। अब देखो ये रेडियन क्या है सर, ठीक ना, ये रेडियन क्या है, अभी तक तो जानते थे थीटा डिग्री में, अभी जान रहे क्या रेडियन में, है ना। कोण को अभी तक पढ़ते थे क्या डिग्री में, अभी आप बता रहे हो कि SI मात्रक क्या होता है, रेडियन में होता है। तो अभी हम तुमको सिखाएंगे क्या कि कैसे डिग्री से रेडियन में बदला जाता है। दोनों ही है समतल कोण का ही मात्रक। बस यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि थीटा बराबर क्या होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस। क्या याद रखना है, थीटा बराबर कितना होगा, आर्क लेंथ बाय। इतना में कोई दिक्कत है आपको, इतना में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। लग रहा है अनुपात के जैसा कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका SI मात्रक क्या है, रेडियन है। इसमें कोई आपत्ति, कोई स्पीड ज़्यादा नहीं लग रहा है, बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं आज, ठीक ना। इसका SI मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। अब देखो कि अगर हमको निकालना हो क्या, रेडियन और डिग्री में संबंध, क्या निकालना हो, रेडियन में, ठीक ना, रेडियन में और डिग्री में हमको संबंध निकालना हो, रेडियन और डिग्री में अगर हमको संबंध निकालना हो, रेडियन और डिग्री में क्या निकालना हो, डिग्री में संबंध निकालना हो, ठीक ना। तो ये संबंध कैसे निकाला जाएगा, इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत ही आसान है और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, डील करेंगे, आप सीख भी जाएंगे। आप बताइए तो कि अगर ये एक बिंदु है और यहाँ से एक रेखा है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में थीटा बराबर 360 डिग्री होता है। इतना आपको पता है कि नहीं है, अगर इतना आपको पता है तो आप समझ गए, समझे। अब भाई आते हैं हम लोग अपने काम पर। अपने काम पे कहाँ आते हैं, अपने काम पे कहाँ पे आते हैं, तो रेडियन और डिग्री में संबंध देखते हैं। देखो मान लेते हैं क्या कि एक वृत्त है, क्या ये एक वृत्त है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया। इसका केंद्र कितना है और रेडियस इसका हम लोग मान लेते हैं कितना, और मान लेते हैं कि इसके दो रेडियस के बीच का जो एंगल है वो है कितना, थीटा, ठीक है। दो रेडियस के बीच का एंगल है इसका कितना, थीटा। अब देखो भाई इसका नाम मान लेते हैं ए और इसका नाम मान लेते हैं, और ए से बी तक जो चाप की लंबाई है, इस चाप की लंबाई को कितना मानते हैं, L मानते हैं। तो जो परिभाषा कहता है थीटा का कहता है, ये क्या कहता है, थीटा का परिभाषा क्या कहता है कि ये होगा कितना, आर्क लेंथ बाय क्या, रेडियस, है ना। तो आर्क लेंथ बाय रेडियस जैसे ही करेंगे तो देखो कि आर्क लेंथ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, L, और इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल R, ठीक ना। इसका त्रिज्या है कितना, कैपिटल R। ये परिभाषा होना चाहिए। और थीटा किस में होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा इतना अंग्रेजी बर्दाश्त कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत
नहीं कोई दिक्कत। अब देख भाई कि अगर हम बात करें एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए, ठीक है, एक पूर्ण चक्कर के लिए कि अगर एक पूरा चक्कर लगाएं, ठीक ना, तो एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वृत्त है और हम ए बिंदु से चलें तो फिर दोबारा कहाँ पर आ जाए, ए पर आ जाए। अच्छा, इस बीच में ए से ए तक आने में जो तुम्हारी चाप की लंबाई है, जो तुम्हारी चाप की लंबाई है, ये हमको बताओ तो कि ये परिधि के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, परिधि के बराबर में हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। तो भाई अगर चाप की लंबाई एल लिखते हो तो वृत्त का परिधि भी तुमको पता होगा, अगर इसका त्रिज्या आर है तो ये कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको। अब आ जाइए इस परिभाषा पर कि कहता है ये परिभाषा क्या कि भाई साहब जो थीटा बराबर होता है ये होता है चाप की लंबाई यानी कि 2πr, और नीचे क्या होता है त्रिज्या यानी कि, तो यहाँ आर से आर क्या होगा, और थीटा बराबर कितना बचेगा, इसका यूनिट क्या रखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं कि एक पूरे चक्कर के लिए जो थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा, 2π रेडियन। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि एक पूरे चक्कर के लिए जो थीटा का वैल्यू होता है, अब ये देखो तो एक चक्कर के लिए यहाँ पर कह रहा है कि ये होगा 2π रेडियन और ये कह रहा है कि 360 डिग्री, है ना। तो एक बात बताइए कि वही घिउड़ा को हम नेनुआ कहते हैं, आप लोग घिउड़ा कहते हैं, है कि नहीं। चीज़ बदल जाएगी क्या, नहीं बदलेगी। तो भाई साहब एक चक्कर में 2π रेडियन हो चाहे 360 डिग्री हो, चीज़ बदल जाएगी क्या, नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये स्पष्ट है क्या कि जो 2π रेडियन होगा, वो जो 2π रेडियन होगा वो किसके बराबर में होगा, 360 डिग्री के बराबर में होगा। इतना में कोई दिक्कत आपको। अब देखिए तो जरा सा इस 2 को अगर हम इधर लेके जाएं भाई साहब तो ये पाई रेडियन निकलेगा, और पाई रेडियन को 360/2 लिखेंगे कि नहीं। इधर 2 गुना में है तो इसको इधर भाग में लेके आएंगे कि नहीं लाएंगे, 2 से 360 को काटोगे 180 आएगा कि नहीं। इसका मतलब जो पाई रेडियन होगा वो पाई रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर में होगा कि नहीं होगा। अब इसी को अगर याद रखेंगे तो डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो कि समतल कोण का, जो समतल कोण का ये सब जो मात्रक है डिग्री और रेडियन, ये बहुत बड़ा बड़ा मात्रक है। डिग्री और रेडियन क्या है, बहुत बड़ा बड़ा मात्रक है। ये रेडियन सबसे बड़ा है, डिग्री उससे छोटा है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है। अब इससे भी छोटे छोटे कोणों को मापने के लिए कुछ प्रचलित मात्रक का उपयोग करते हैं। तो समतल कोण के कुछ छोटे प्रचलित मात्रक जो हैं, कुछ छोटे एवं प्रचलित मात्रक, ठीक ना, कुछ छोटे एवं प्रचलित मात्रक जो है वो प्रचलित मात्रक क्या क्या है। तो प्रचलित मात्रक है पहला में है क्या तुम्हारा, मिनट, ठीक है। और इससे भी छोटा जो एक मात्रक है उसका क्या नाम है, सेकंड। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि कहोगे कि मिनट और सेकंड तो सर समझ में आ गया, लेकिन इस मिनट में तो देखो भाई, मिनट और सेकंड में अगर बात किया जाए तुम्हारा क्या, 1 मिनट का, ठीक ना। तो इस 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये तो तुमको याद होगा। अब तुम क्या करो कि इस डिग्री को मान लो क्या, घंटा। कौन सा वाला घंटा, मंदिर वाला नहीं, समय वाला, ठीक ना। हाँ सर मंदिर वाला मान लिया, अब है ना, ये नहीं मानना है। अब बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, और डिग्री को क्या मान लेना है। तो भाई साहब ये बताओ कि 1 डिग्री में कितने मिनट, यानी 1 डिग्री मतलब कितना, घंटा। अब 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि नहीं आया, ये कन्वर्जन समझ में आया। तो अब अगर रेडियन में पता रहेगा तो 180 से गुना करेंगे डिग्री बन जाएगा, डिग्री में 60 से गुना करेंगे तो मिनट बन जाएगा, मिनट में 60 से गुना करेंगे तो इतना जोड़ घटाव तो आता होगा यार, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इतने में अब देखिए कि इसमें जो डिग्री को रिप्रेजेंट किया जाता है वो तो ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिनट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 1 डैश लगाइए, और सेकंड को आपको रिप्रेजेंट करना है तो, और देखो लेकिन रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए
रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, एक पर या तो छोटा सा सी लगा दो, या तो एक पर क्या करो छोटा सा ए लिख दो, या तो क्या करो 1RAD लिख दो। ये अलग अलग तरीके अलग अलग किताबें उपयोग करती है, लेकिन अच्छा किताब जो भी मिलेगा उसमें एक पर ये सी वाला चीज जो है तो उपयोग में आता है। इतना में कोई दिक्कत है? तो भाई साहब क्या पढ़े कि समतल कोण क्या होता है ना? तो किसी भी दो किरणें जिसकी प्रारंभिक बिंदु कहाँ हो, एक जगह हो, और उसके द्वारा जो भी क्षेत्र घेरा जाता है, ठीक ना, जो रीजन घेरा गया उसी रीजन को क्या बोलेंगे, समतल कोण कहेंगे। समतल कोण का परिभाषा देखिए कि जब दो रीजन में बात करते थे तो हमको देखने में तो ऐसा लगता था कि यहाँ कम है यहाँ अधिक है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका परिभाषा क्या बना कि इस रेडियस आर का और इस लेंथ एल का, आर्क लेंथ का और रेडियस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, जिसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समतल कोण कहेंगे। समतल कोण का परिभाषा पढ़ लिए, कहे कि समतल कोण क्या है भाई, एक अनुपात राशि है, अनुपातिक राशि है। अब अनुपातिक राशि का तो कोई मात्रक नहीं होता है, अभी पढ़े थे, लेकिन फिर भी हम लोग समतल कोण का मात्रक क्या रखते हैं, रेडियन रखते हैं। एक पूरे चक्कर के लिए रेडियन का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था, 2 पाई रेडियन, है ना। और हम लोग जानते हैं कि एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है, दोनों एक ही चक्कर में बना हुआ है, तो एक ही चक्कर में बनोगे तो बराबर होगे कि नहीं होगे, बराबर करोगे तो पाई रेडियन कितने के बराबर में आएगा, 180 डिग्री के बराबर में आएगा। अब कोई समस्या है आपको तो बोलिए, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मैं बोला क्या कि समतल कोण के कुछ छोटे छोटे और कुछ प्रचलित मात्रक भी है, जो क्या है, मिनट और, अब 1 मिनट बराबर कितना होता है, घड़ी वाली कहानी याद कर लो, एक डिग्री को क्या बोले, घंटा मान लो, और 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, है ना। ये पूरी कहानी है। अब इस पूरे कहानी के माध्यम से आप एक दूसरे में इसको बदल पाएंगे, बोलिए हाँ कि ना, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो छोटा छोटा सवाल शुरू करते हैं। अच्छा सर कल मज़ा नहीं आ रहा था एकदम थ्योरी में, आज थोड़ा जोड़ घटाव दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। दिखेगा बेटा दिखेगा। देखो बता रहे क्या, यहाँ जब शुरू करेंगे यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में, आज ठोस कोण भी पढ़ा देंगे, और ठोस कोण पढ़ाने के बाद, ठोस कोण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अपने सिलेबस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये समतल कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो कि इसमें जो है हम लोग इसको पढ़ने के बाद, ठोस कोण को पढ़ने के बाद 2 मिनट में आपको हम मात्रक समझा देंगे कि मात्रक क्या है। उसके बाद थोड़ा देर चर्चा करेंगे किस चीज़ पर, मात्रकों की पद्धति पर, मापन की पद्धति। आप लोग सुने होइएगा FPS, MKS, CGS, क्यों इतनी सारी पद्धतियां हैं, क्यों केवल MKS में ही मात्रक में बात करते हैं, क्यों केवल SI पद्धति की बात होती है ना। तो इन सब पर क्या करेंगे, एकदम थ्योरेटिकल एक कहानी आपको सुनाएंगे, और एक कहानी आप सुनिएगा और इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे मजेदार टॉपिक इसका आएगा क्या, डायमेंशन। और डायमेंशन लिखना उतना ही आसान है जैसे चुटकी बजाना, ठीक ना, तुम बहुत आसानी से लिख लोगे। लेकिन ये डायमेंशन पूरे फिजिक्स का जान है। सोचो क्या, एक वेरीफाइंग मशीन है, ऐसा मान के चलो क्या कि हम कोई रिसर्च करके लाएगा, हम कोई सा रिसर्च करके लाएंगे और कहेंगे क्या कि भाई ये रिसर्च मेरा सही है कि नहीं, तो कहेगा इसको एक बार डायमेंशन एनालिसिस से गुजार के देखो। डायमेंशन एनालिसिस से क्या करोगे, गुजार के, अगर आर पार हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो तुमको साइंटिस्ट वाली फीलिंग आएगी यहाँ से क्या, तो भाई साहब न्यूटन ने मोशन का इक्वेशन दिया है क्या, v - u = at, और तुम इसको प्रमाण पत्र दोगे क्या कि ये सही है कि s = ut + ½ at², पहले से पढ़ रहे होगे, और तुम इसको प्रमाण पत्र दोगे तुम्हारे यूनिवर्सिटी से क्या कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। न्यूटन फॉर्मूला देके रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1m2/r², ठीक ना, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण पत्र देंगे कि ये सही है कि। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब देखो होता क्या है, बिहार बोर्ड के सारे लोग हैं, सारे लोग बिहार बोर्ड से एग्जाम देने हैं। बिहार बोर्ड बहुत ही मज़ेदार बोर्ड है, ठीक ना। यहाँ देखिए क्लास में अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, तो रेगुलर क्लास करते हैं तो देखो इस हिसाब से अभी हमारा ये 10-15 दिन यही सब चलेगा। इसके बाद वेक्टर चलेगा, और भी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन वेक्टर में हर एक चीज़ क्या है, सीखने वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का 2 टॉपिक पर आएंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 2-2 दिन करके, दोनों चीज़ एकदम बेसिक।
उससे ज़्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़िएगा, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में जितना ज़रूरत है उतना हम यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक में। अब इसके बाद जब शुरू होगा तुम्हारा चैप्टर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना। अब ये क्या मज़ेदार चैप्टर है जो तुम जान नहीं सकते हो। और अगर तुमको फिजिक्स का केवल 3 चैप्टर का तुम क्लास रेगुलर किए हो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पोटेंशियल का, और एक है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और एक अल्टरनेटिंग करंट का, अगर ये 3 चैप्टर का खाली क्लास किए हो तो 60% से ऊपर रेगुलर क्लास किए हो। तो इतना कठिन कठिन टर्म है इसमें, लेकिन आपको ये सब टर्म इतना आसान लगेगा जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक ना। बहुत टेक्निकल मेथड्स का यूज करते हैं हम लोग ये सब चीज़ पढ़ाने में। अब है क्या कि बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये सब हम लोग खुद ही बोर होने लगते हैं। अब जैसे देखो कि कुछ चैप्टर्स हैं तुम्हारे में क्या, एक चैप्टर है एटम, एक चैप्टर है क्या न्यूक्लियस, और एक चैप्टर है क्या मैटर सराउंडिंग अस है कुछ, है ना, ठीक ना, मैटर करके है एक चैप्टर। ये 3 चैप्टर जो है सो बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे पता है, ऐसे बोर्ड एंड चॉक मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाने का, कि बहुत दिन पहले से बोर्ड चॉक से पढ़ाया जा रहा है। अलग बात है कि ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, लेकिन है बोर्ड ही, और हम चॉक से ही लिख रहे हैं। अब इस 3 टॉपिक को पढ़ने में हम लोग अगर पीपीटी का यूज करेंगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि पीपीटी में पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी रहेगी, क्लास में डिस्कस करेंगे, पीडीएफ चला जाएगा पूरा आपके पास। तो ये सब फायदे हैं हमारे यहाँ, और ये सब एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो भाई साहब क्यों कह रहे थे कि बिहार बोर्ड बहुत ही मज़ेदार बोर्ड है, एक जोक सुनाने के लिए। अब देखो बहुत ही मज़ेदार जोक है। अब जोक है क्या, मेरा एक दोस्त था, सरकारी स्कूल में शिक्षक है, चुटकुला है, ठीक ना। तो वास्तविक घटनाओं से इसका कोई लेना देना, ठीक, समझदार हो तुम लोग। अब देखो क्या बोल रहे थे कि सरकारी स्कूल में है, वो मिडिल स्कूल है 8वीं तक का। तो बोला एक दिन कि चलो भाई मेरे स्कूल ज़रा सा घूम फिर के देख लो, है ना। तो घूम फिर के देख लो, तो गए उसके स्कूल घूमने फिरने। तो हम कहे कि छोटा बच्चा सब है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ 8वीं क्लास है, तो 8वीं क्लास में ही चला जाए। अब गए उसके 8वीं क्लास में, और वो हमको छोड़ के चला गया। तो हम सोच रहे थे, बहुत देर तक सोचे क्या, कि बच्चों से बातचीत शुरू कैसे की जाए, कि अगर उससे फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी का बात करने लगेंगे तो हो गया काम, है ना। तो यही सोच रहे थे, तब तक दिमाग में आया क्या ना, कि पहाड़ा सुनने का। क्या सुनने का। अब एक लड़का को सबसे सामने खड़ा किया कि भाई खड़ा हो जाओ। अब उसको कहे क्या कि 8वीं कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो 8वीं क्लास में, ठीक ना, कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो 8वीं क्लास में। अरे यार गलत फ़ोन होगा, उठा लेंगे तो दिक्कत ना है, गलत ही है, ठीक ना। अब बताओ, वीडियो कॉल आ रहा है, अब ये मत पूछना किसकी, ठीक ना। अब सुनो, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। अब सुनो, अब उससे पूछे मन में क्या आया भाई, कि क्या सुने, पहाड़ा सुने। उसको पूछे कि कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, कह रहा है 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। बोले ठीक है, तुम 8 का पहाड़ा सुनाओ। तो कह रहा है 8 कम 8, 8 9 16, 8 3 24, 8 चौक 36। साला हमको भी मैथ्स भुला जाएगा, ये 8 चौक 36 पढ़ रहा है। अब हुआ क्या, हम बोले उस मास्टर को पहले बुला के लाते हैं जो इसको पढ़ाता है। उसको बुला के लाए, रे सुनो, देखो तुम्हारा बच्चा 8 का पहाड़ा में क्या पढ़ रहा है, गलती पढ़ रहा है, 8 चौक 36 पढ़ रहा है। कह रहा अच्छा 8 चौक 36 पढ़ रहा है, बहुत खुश हुआ। कह बेटा फिर से सुनाओ। अब फिर वो कह रहा है कि 8 कम 8, 8 9 16, 8 3 24, 8 चौक 36। अब उसका पीठ ठोक के कह रहा है शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरा इधर दिमाग खराब हो रहा है। हम कहे कि यार वो गलती पढ़ रहा है तो तुम इसका पीठ काहे ठोक रहे हो। तो हमको कह रहा है तुम नहीं समझोगे, कल 38 पर था, आज 36 पर है, तुम देखना कल परसों में 34 तक आ जाएगा। हो गया खत्म। अब चलिए, अब भाई अपने अगले टॉपिक का बात करते हैं। क्या अगले टॉपिक का बात क्या करते हैं, ठोस कोण का। ये ठोस कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा आप लोग फरमाइएगा नहीं, ठीक है, बस समझ लीजिए कि क्या चीज़ होता है। जोकर कैप देखे हुए हैं, आइसक्रीम कोन देखे हुए हैं। तो देखिए कि अगर ये राइट सर्कुलर कोन में बनाता हूँ, ऐसा ही होता है। ये ठोस का कोई ना कोई क्या होगा, भाग होगा, और इस ठोस पर आप देखेंगे तो ऐसा एक रीजन आपको सबसे भीतर दिखेगा, और इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक सर्कल दिखेगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, है ना, एरिया होगा। तो इस तरह से देखो कि अगर इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। इसी रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, ठोस कोण कहते हैं। अब देखो कि मान लो कि कोई सा स्फीयर है और इसका ये केंद्र है, ठीक ना, तो केंद्र से अगर यहां तक ले जाएंगे, केंद्र से अगर यहां तक ले जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ एक रीजन स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। मान लो ऐसा कि इस स्फीयर में से, इस गोला में से क्या किए, एक कोण काट के निकाल लिए। कोण काट के क्या किए, तो सामने से ये एक वृत्त जैसा कटा हुआ दिखेगा कि नहीं, कटा हुआ दिखेगा। मान लो कि इस कटे हुए क्षेत्र का एरिया कितना है और इसका रेडियस कितना है। तो कहता है क्या भाई कि ये जो ठोस कोण होता है, ये जो ठोस कोण होता है, इस ठोस कोण के बारे में बोला क्या कि ये जो कटा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, उसका क्या क्षेत्रफल बट्टा ये क्या कहता है कि त्रिज्या का स्क्वायर। क्या कहता है, त्रिज्या का। अब देखो कि अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीजें कैसे दिखेगी तुमको, सर्कुलर दिखेगी, सर्कुलर दिखेगी कि नहीं। और क्षेत्रफल में देखिए, आप किसी भी तरह का क्षेत्रफल देखिए, चाहे वर्ग लीजिए, चाहे आप आयत लीजिए, चाहे आप सर्कल लीजिए, चाहे आप कोई सा भी चीज देखिए, तो आप देखिएगा कि क्षेत्रफल में लंबाई 2 बार गुना हुआ है। जैसे इसका क्या लिखते हो, साइड स्क्वायर लिखते हो कि नहीं। साइड क्या है, लंबाई है, और स्क्वायर का मतलब कितने बार गुना हुआ है। अगर इसका तुम एल और बी लिखोगे तो एल इंटू बी लिखोगे कि नहीं। लेंथ भी लंबाई और ब्रेथ भी कितने बार गुना हुआ है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हो आर है तो ये कितना लिखोगे, तो देखो तो पाई तो कांस्टेंट है, इसका कुछ बात ही नहीं करना है। आर स्क्वायर आर इंटू ये भी लंबाई और ये भी, मतलब किसी क्षेत्रफल में लंबाई कितना बार गुना हुआ है, कैसा भी क्षेत्रफल रहे लंबाई कितना बार गुना हुआ है। तो आप देखिए तो ध्यान से देखिएगा तो ये भी लंबाई का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर में जाएगा, और नीचे भी त्रिज्या लंबाई है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये भी किस में जाएगा, इसका भी मात्रक से मात्रक, कोई मात्रक इसका बचना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भाई साहब जो इसका मात्रक होता है ठोस कोण का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, ओम से। इसको क्या पढ़ते हैं, स्वाहा, वही वाला है ना, इसको ऐसे लिखते हो ना ओम, ये वाला ओम नहीं, ठीक ना, ये वाला ओम नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ये स्वाहा वाला ओम है, इसको OHM पढ़ते हैं, ठीक ना। इसका सिंबल क्या होता है, ओम। और जो ठोस कोण हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बटा एरिया, बस इतना ही याद रखना है। तो जब क्षेत्रफल बट्टा एरिया लिखेंगे भाई साहब तो इसका मात्रक कुछ बचेगा क्या, नहीं बचना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका जो SI मात्रक हम लोग लिखते हैं, इसका SI मात्रक क्या लिखते हैं, इसका SI मात्रक लिखते हैं स्टेरेडियन। इसका SI मात्रक क्या लिखते हैं, स्टेरेडियन। अब देखो ये बातें समझ में आ गई, कितना क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो कि अगर तुमसे कोई आदमी क्वेश्चन पूछे, ठीक ना, कि किसी गोले के केंद्र पर, क्या, किसी गोले के केंद्र पर, किसी गोले के केंद्र पर ठोस कोण कितना होगा, ठोस कोण कितना होगा, ठोस कोण का मान ज्ञात करें, ठोस कोण का मान ज्ञात करें। अब बताइए आप हमको जरा सा कि भाई साहब ठोस कोण ओम के बारे में क्या पढ़े हैं, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अब देखो भाई साहब कि अगर ये ठोस है, गोला है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो संपूर्ण गोले के कारण जो क्षेत्रफल होगा, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। अब इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये कितना होता है, नहीं ये तो वॉल्यूम होता है ना, कितना होता है 4 पाई r, वही ना, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक ना। ये हो जाएगा क्या, एरिया। अब देखो कि जब इसमें वैल्यू डालोगे 4 पाई r स्क्वायर का, और नीचे में रेडियस कितना, r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये दो चीज था जो हम लोगों को पढ़ना था, रेशियो का एक्सेप्शन, कि है तो दोनों रेशियो, एक ही तरह के दो भौतिक राशियों का अनुपात, लेकिन इसका मात्रक होता है। तो समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, और समतल कोण का रेडियन, और ठोस कोण का क्या होता है। इस चीज को हम लोगों को याद रखना है।
और आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगले दिन हम लोग मात्रक और मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, और उसके बाद बीमा की तरफ जाएंगे और 2 3 4 क्लास में इस सबको निपटा देंगे। ठीक है, काफ़ी आज के लिए, ठीक है, इतना पढ़ के आइए।